तूफान से बच के डूबी है कश्ती कहां न पूछ, साहिल भी एतबार के काबिल नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, राहुल गांधी पूरे देश में एक नया आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं जिसका बिगुल बिहार में फूंक दिया गया है। 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा 30 तारीख को आरा में आकर बेहद शानदार तरीके से खत्म हुई है। यात्रा जब खत्म हुई तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव इस शानदार तिकड़ी के साथ मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य सभी के बीच अलग ही केमिस्ट्री दिखाई दी। एक दूसरे से गले मिलकर सबने यात्रा की कामयाबी की खुशी जताई और फिर एक साथ हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। उसे भरोसा दिलाया कि बिहार में वोट चोरी से बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव अपने चिर परिचित अंदाज में गमछा भी लहराते हुए दिखे, जिसकी नकल अब मोदी करने लगे हैं। अब कल ही यानी 1 सितंबर को बिहार में इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का शंखनाद करने जा रहा है। बिहार की धरती एक बार फिर जन क्रांति की गवाह बनी है। 2023 में जब विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ था बिहार में, पटना में, तो बीजेपी 2024 में 240 सीटों पर सिमट गई थी, आपने देख लिया। लेकिन अब राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि यह 240 भी बीजेपी की जीत की असल संख्या नहीं है, बल्कि बीजेपी की तो जीत ही असली नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की पोल जो अब खुल रही है, उस गड़बड़ी के बूते ही बीजेपी ने कई सारी सीटें जीती। कांग्रेस का तो दावा यह है कि खुद पीएम मोदी भी अपनी सीट धांधली से ही जीते हैं, वरना वाराणसी में इस बार मां गंगा का आशीर्वाद कांग्रेस के नेता अजय राय को मिला था। आपको याद होगा कि 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा में वोटर लिस्ट धांधली के सबूत पेश किए, तो उसके बाद वाराणसी में अजय राय की जीत का जश्न मनाया गया। लोगों ने उन्हें सांसद मानकर सम्मानित किया, उनका स्वागत किया, क्योंकि अब वाराणसी में की जनता भी मान रही है कि उसके सांसद नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अजय राय हैं। हैरत इस बात की है दोस्तों कि ऐसी घटनाओं पर मोदी चुप बैठे हुए हैं। कोई आपकी सीट पर किसी और को सांसद कहे तो कायदे से विजेता को तकलीफ होनी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि जनता ने मुझे यानी मुझ पर भरोसा दिखाया है, मुझे जिताया है। लेकिन मोदी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वरना मोदी को अजय राय को चैलेंज देना चाहिए कि फिर से चुनाव में आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मोदी अब चैलेंज तो दूर की बात है, उसी से भागने लगे हैं। भागना और अपनी बात से पलटना आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खास पहचान है ही। मोदी उस पर खरे उतर रहे हैं। देश की सियासत तो छोड़िए दोस्तों, मोदी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी पलटी मार रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को मदद के बाद तुर्की पर भारत ने सख्ती दिखाई, लेकिन अब भारतीय एयरलाइंस और तुर्की एयरलाइंस के बीच समझौते को मोदी ने मंजूरी दे दी। इसी तरह मोदी चीन दौरे पर भी चले गए और कहा कि चीन से व्यापारिक संबंध बढ़ाना देश हित में है। तो फिर स्वदेशी का राग अलापते हुए क्यों छोटी आंख वाले गणेश जी का जिक्र आपने किया था? क्यों चीन के आर्थिक बहिष्कार की बात आपने कही थी? इसी तरह काले धन पर भी मोदी यू टर्न मार चुके हैं। मोदी ने स्वदेशी की अपनी परिभाषा बताते हुए कहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं कि पूंजी काली है या सफेद है, मुझे केवल देश में होने वाले प्रोडक्शन से मतलब है। यानी मोदी को जहां जैसी सुविधा हो वो अपना पाला उस ढंग से बदल रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो कल को संविधान, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सब के लिए जो आदर अभी मोदी दिखा रहे हैं उससे भी पलट सकते हैं, उससे भी पलटी मार सकते हैं। आखिर लाल किले से आरएसएस की तारीफ करने का दुस्साहस तो मोदी ने दिखाया ही था, आपने सुन लिया। यह एक तरह से टेस्ट ड्राइव थी कि इस हिमाकत पर देश में क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर लोग नाराज होते तो मोदी अपनी रणनीति बदल लेते, लेकिन लोगों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा अब मोदी खुलकर हिंदू राष्ट्र की संघ की नीति पर चलेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में संघ के शताब्दी वर्ष समारोह में जिस तरह अयोध्या के बाद काशी मथुरा के लिए कार्यकर्ताओं को छूट देने, 3 बच्चे पैदा करने और सबसे बढ़कर 75 की उम्र में भी सत्ता पर बैठे रहने की बात की है, उससे जाहिर हो रहा है कि मोदी अब देश में संविधान विरोधी फैसले और ज्यादा खुलकर लेंगे। ऐसे में तो एक ही रास्ता बचता है कि अब सत्ता पलट हो और इसकी शुरुआत बिहार से हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह मोदी को सत्ता से हटाने का शंखनाद इंडिया गठबंधन ने कर दिया है और समझेंगे कि क्या विपक्ष की एकजुटता में अनजाने में मदद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सबसे पहले लेकिन देखिए बिहार से किस तरह हो चुकी है एक नए आंदोलन की शुरुआत। बिहार से
क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार ये दावा किया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और लोकसभा चुनाव हर जगह बीजेपी ने वोट चोरी की है। लेकिन अब बिहार में इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं होने देगा। राहुल गांधी के इस दावे पर अब लोगों का साथ भी मिलने लगा है। माइक पर आकर राहुल गांधी के वोट चोर बोलने की देरी है कि लोग पलटकर गद्दी छोड़ के नारे लगा देते हैं। आइए जरा सुन लीजिए। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। राहुल गांधी बीजेपी की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति का विरोध तो करते ही हैं, लेकिन इस बार उनके विरोध में जो तलखी दिखाई पड़ी है वो पहले नहीं देखी गई। क्योंकि इस बार राहुल का गुस्सा केवल इस बात को लेकर नहीं है कि बीजेपी भारत की उदारता और मोहब्बत की संस्कृति को खत्म कर रही है, बल्कि वो इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि बीजेपी लोगों के अधिकारों की चोरी करे। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने से बीजेपी केवल चुनाव नहीं जीत रही, बल्कि करोड़ों लोगों के मताधिकार को छीन रही है जो संविधान ने दिया है। राहुल गांधी की ये नाराजगी अब जनता को भी समझ में आ रही है। उसे दिख रहा है कि उसकी लड़ाई असल में विपक्ष लड़ रहा है। इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा के 13 दिनों में बिहार में एक नई जनजागृति देखी जा रही है। तो बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में एक खास बात यह भी रही कि इसमें न केवल महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी और पप्पू यादव जैसे निर्दलीय शामिल थे, बल्कि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी बिहार आए और यहां से पूरे देश को संदेश दिया कि वोट चोरी रोकने के लिए हम सब एक साथ हैं। तेलंगाना से रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु से एमके स्टालिन, यूपी से अखिलेश यादव, इन सारे नेताओं के साथ आने से यात्रा में एक अलग ही किस्म का माहौल बन गया, जिससे निपटने की तैयारी बीजेपी के पास शायद नहीं थी। लिहाजा उसने फिर पुराना दांव चला कि किसी तरह यात्रा को बाधित किया जाए, लेकिन यहां भी बीजेपी नाकाम रही। नेपाल के रास्ते 3 आतंकी बिहार में घुसे हैं, ऐसी खबर अचानक उस वक्त आई जब राहुल और तेजस्वी की बाइक की सवारी को देखकर लोग दीवाने हो रहे थे। पूर्णिया और दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने काफी दूरी तक बाइक से सवारी की और इसमें प्रियंका गांधी भी राहुल के पीछे बैठी। अपने जुझारू नेताओं को यूं हल्के फुल्के अंदाज में देखना लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन आतंकियों के आने की खबर के बाद राहुल गांधी को गाड़ी में बैठने की सलाह मिली। हालांकि राहुल और तेजस्वी यादव की यात्रा का हिस्सा बनने तब भी हुजूम उमड़ रहा था। फिर पुलिस ने बताया कि आतंकी बिहार नहीं आए बल्कि मलेशिया चले गए हैं। ऐसी खबरों पर बीजेपी की खूब हंसी उड़ी। राहुल और तेजस्वी की जनसभाओं में बिजली काटकर व्यवधान पैदा किया गया। उनकी यात्रा में लोग शामिल न हो इसलिए ट्रैफिक जाम के आरोप भी कांग्रेस ने लगाए, लेकिन इन सब के कारण यात्रा में उत्साह की कोई कमी नजर नहीं आई। तो फिर दरभंगा में कथित तौर पर यात्रा के मंच से मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। हालांकि तब राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या महागठबंधन का कोई नेता वहां नहीं था, सब आगे निकल चुके थे। लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी ने मोदी का अपमान किया है। मोदी तो अब तक इस पर चुप ही हैं, लेकिन अमित शाह ने असम के दौरे पर इस मुद्दे पर राहुल गांधी को खूब सुनाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और पटना में तो कांग्रेस कार्यालय यानी सदाकत आश्रम में जिस तरह बीजेपी ने लाठी डंडों के साथ हमला बोला वो सबने देखा है। लेकिन राहुल इससे भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने एक्स पर लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। राहुल के विरोध में आखिरी दिन एक दिलचस्प वाकया भी हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी की चुनौती और बढ़ गई है। दरअसल आरा के भोजपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के विभू जैन, हर्षराज मंगलम, आदित्य सिंह और महाराणा प्रताप और विकास तिवारी, ये चारों पांचों लड़के जो हैं वो काले कपड़े पहनकर राहुल गांधी को काले झंडे दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने उन्हें देखा तो अपनी जीप रुकवाई और उनमें से एक लड़के को ऊपर बुलाकर अपने पास बुलाकर पूछा कि वो क्यों नाराज हैं। उसने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां को आपने गाली दी। इस पर राहुल गांधी ने पूछा, क्या मैंने गाली दी? मेरी उपस्थिति में दी गई? मेरे किसी नेता ने दी?
जाहिर है भारतीय युवा मोर्चा के सदस्य के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लिहाजा वो चुप रहा। लेकिन राहुल गांधी ने उसे लोकतंत्र की एक बड़ी सीख दे दी कि विरोधी की बात को भी शांति से सुनना चाहिए। यह सीख उसे पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं मिल सकती, जो काले झंडे या काले कपड़े देखकर पहले ही दूर भागते हैं। राहुल गांधी ने उन लड़कों को चॉकलेट दी और साथ ही वहां की पुलिस से कहा कि इन पर कोई कार्रवाई न की जाए। जैसे आखिरी गेंद पर सिक्सर मारकर मैच पलट दिया जाता है, यहां राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरह उसी अंदाज में काम किया। अब बीजेपी के लोग भी राहुल के मुरीद हो जाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे आखिर? भारत जोड़ो यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जो नारा राहुल गांधी ने दिया था, उसे हकीकत में बदलकर उन्होंने दिखा दिया। राहुल की मुहिम में इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं, वे सब पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हैं। इस मानसून सत्र में विपक्ष की यही एकजुटता लगातार दिखी और अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी समूचा विपक्ष मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। बीजेपी ने यहां भी वही दांव चला जो राहुल गांधी पर वो चलती रही है, यानी छवि खराब करने का दांव। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगा दिया। अमित शाह ने कहा कि इन्होंने सलवा जुड़ूम के खिलाफ फैसला दिया था, वरना नक्सलवाद 2020 में ही खत्म हो जाता। अमित शाह की ये टिप्पणी सीधे न्यायपालिका को चुनौती थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 18 पूर्व जजों ने मिलकर बयान जारी किया कि अदालत के फैसलों पर इस तरह की टिप्पणियां सही नहीं हैं। सलवा जुड़ूम और नक्सलवाद को उपराष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश से बीजेपी ने जाहिर कर दिया है कि उसकी हताशा बढ़ गई है। उसे अब डर लगने लगा है कि कहीं चुनाव में बाजी पलट न जाए। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम अब संविधान बचाने और विचारधारा की लड़ाई का नया प्रतीक बन गया है। दोस्तों, जस्टिस रेड्डी ने बीते दिनों समाजवादी पार्टी, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, सीपीआईएम तमाम दलों के नेताओं से मुलाकात की और सभी ने उन्हें जिताने का वादा किया है। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने तो बीजेपी नेताओं और एनडीए के अन्य सहयोगियों से भी अपील की है कि वो अंतरात्मा की आवाज को सुने और संविधान बचाने के लिए रेड्डी साहब को जिताएं। दरअसल जगदीप धनखड़ का पूरे 1 महीने 10 दिन से गायब रहना ही यह जाहिर कर रहा है कि मोदी के शासन में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ हुई है, बड़ी गड़बड़ है, जिसमें कद्दावर लोगों को चुप भी रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सिलसिला और बढ़ सकता है, जिसे रोकने के लिए अब इंडिया गठबंधन का सत्ता में आना जरूरी है। बिहार में तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सभी ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो रही है। वहीं अब गुजरात में भी फर्जी वोटर्स के सबूत कांग्रेस ने दे दिए हैं और दावा किया है कि कम से कम 62 लाख वोट यहां फर्जी पड़े हैं। वहां यानी गुजरात में वोटर अधिकार यात्रा निकालने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ बिहार में तो निकल चुकी है। ओडिशा में भी नवंबर और दिसंबर में राहुल गांधी को ऐसी ही यात्रा निकालने की अपील की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई है। यानी अब पूरे देश में धीरे धीरे इस आंदोलन की लपटें उठने लगी हैं और इस आग में चुनाव की बेईमानी भस्म होने के आसार बन रहे हैं। खैर, शायर मतीन नियाजी ने ठीक ही फरमाया है कि शीशा कोई चूर हो जाए तो फिर किस काम का, शीशा कोई चूर हो जाए तो फिर किस काम का, मिटके हो आबाद ऐवाने वफा मुमकिन नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।